स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इनके बारे में डिस्कशन किए थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहले तो बेटे कल का डिस्कशन शुरू हुआ था मैट्रिक्स एडिशन से, और कल मैट्रिक्स एडिशन में हमने क्या देखा था कि बेटे कोई भी ऐसे दो मैट्रिक्स को आप ऐड नहीं कर सकते। दो मैट्रिक्स ए बी को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम रहना जरूरी है ना बेटे। ए प्लस बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ, दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, कल देखे थे। अच्छा, तो बेटा अगर ए बी दोनों का ऑर्डर अगर अलग अलग हुआ, उनका एडिशन डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, और क्या देखे थे बेटे, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4, एंड इसके साथ और एक मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं, मानो -3 4 0 2। बेटे ये दोनों मैट्रिक्स को पहले हम ऐड तो कर सकते हैं ना, दोनों का ऑर्डर बराबर है ना। इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा, इन दोनों का जो ऑर्डर है उसका भी वही ऑर्डर रहेगा, है ना। और उसके एलिमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे, खाली कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते जाओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका, दोनों को ऐड करो। 1 -3 कितना हो जाएगा, -2, है ना। तो जो न्यू मैट्रिक्स, जो एडिशन वाला मैट्रिक्स, उसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट मिल जाएगा। इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड करो, 2 + 4 6, तो आपका एडिशन वाला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट मिल जाता है ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 + 0 3 4 + 2 6। तो दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका ऑर्डर वही रहता है, एंड उसके अंदर के एलिमेंट हमें कैसे मिलते हैं ना, दोनों मैट्रिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके, ठीक है ना। अच्छा, उसको बेटा हमने डिनोट भी कल किए थे। डिनोट कैसे किए थे कि हमने बताया था बेटे, सपोज मैट्रिक्स ए को हम लिख रहे हैं AIJ, एंड मानो उसका ऑर्डर हम लिख रहे हैं M/n, और मैट्रिक्स बी लिख रहा हूं मानो BIJ, एंड उसका ऑर्डर रख रहा हूं M/n। बेटे यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है। मैट्रिक्स ए का एंड बी का नंबर ऑफ रोज सेम है, उसमें भी m नंबर ऑफ रोज है, इसमें भी m नंबर ऑफ रोज है, दोनों का नंबर ऑफ कॉलम्स भी बराबर है। तो ऐसे करके दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर है, मतलब इन दोनों को ऐड किया जा सकता है ना। a + b इज डिफाइंड हियर। बेटे a + b कैसे करें, a + b को कैसे डिनोट करते हैं बेटे। a क्या है, AIJ M/n, प्लस b क्या है बेटे, BIJ M/n। तो जब दोनों को ऐड करेंगे, जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसका भी ऑर्डर क्या रहता है, वही M/n ही रहेगा, बताया था अभी, दोनों का ऑर्डर जो है वही ऑर्डर आ जाएगा। एंड बेटे AIJ क्या है ना, मैट्रिक्स ए के अंदर का IJ वाला एलिमेंट है ना, ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट। BIJ क्या है, मैट्रिक्स बी के अंदर का IJ कॉलम वाला एलिमेंट है ना, ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट। अब जब दोनों को ऐड करेंगे, जो न्यू मैट्रिक्स क्रिएट होगा उसके अंदर का ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा, दोनों मैट्रिक्स के ith रो jth कॉलम वाले एलिमेंट को ऐड कर दो ना, कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके इसके एलिमेंट मिलते हैं। पहले डिस्कशन किए थे। तो बेटा ऑब्वियसली ये वाला एलिमेंट क्या आ जाता है आपका, AIJ प्लस BIJ, है ना। AIJ प्लस BIJ क्या है ना, ये जो न्यू मैट्रिक्स ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स मिला उसका ith रो jth कॉलम वाला एलिमेंट है ना। दोनों इंडिविजुअल मैट्रिक्स का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके एडिशन वाला मैट्रिक्स का एलिमेंट मिलता है। और ये कुछ सवाल भी किए थे, ठीक है ना। जैसे कि ये दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते किए थे, तीनों को पूरा ऐड किए थे। तीनों को ऐड करने के लिए बेटे तीनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना पड़ता था। sin² थीटा cos² थीटा 0, तीनों को ऐड कर देने से क्या हो जाएगा बेटे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 1 + 0 1, इधर ये 1 0 -1 कितना हो जाएगा 0। cot² थीटा माइनस cosec² थीटा कितना होता है, cot² थीटा माइनस cosec² थीटा -1 होता है ना, क्योंकि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा 1 होता है। तो cot² थीटा माइनस cosec² थीटा कितना होता है -1, और ये -1 -1 ऐड होकर कितना हो जाएगा बेटा -2, और ये 0 ये 1 ये 0 ऐड होकर कितना हो जाएगा 1। तो ये सब हमने कल ऐड किए थे। अच्छा, और फिर मैट्रिक्स एडिशन के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे ना, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं।
पहला था बेटा मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसका पहला वाला मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि सपोज दो मैट्रिक्स ए बी है सेम ऑर्डर के, मानो ए बी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स से, तो आप ए प्लस बी करो फिर बी प्लस ए करो, एक ही बात है। और बताया था कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है वो रियल नंबर का एडिशन के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, तो एडिशन मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव है ना, प्रोवाइडेड दैट ए बी सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हो, नहीं तो ऐड ही नहीं कर पाओगे, है ना। एसोसिएटिव में क्या देखे थे कि सपोज ए बी सी तीन अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स से, तो ए प्लस बी प्लस सी करो या फिर ए प्लस बी प्लस सी करो, एक ही बात है ना। तो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी को यहाँ पर हम पहले ऐड कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, फिर उसके साथ ए को ऐड कर रहे हैं, जो है पहले ए बी को ऐड करो ब्रैकेट के अंदर है, फिर उसका सी करो ऐड करो, एक ही बात है ना। इसको बोलते थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी कल डिस्कस किए थे, बट एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं ए एंड उसका ऑर्डर मानो 3/4 है, इस मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है बेटे? एवरी मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होता है नॉल मैट्रिक्स, ठीक है ना, क्योंकि बेटे मैट्रिक्स में नॉल मैट्रिक्स ऐड करने से वही मैट्रिक्स में मिल जाता है। जैसे कि आपको पता है रियल नंबर में सपोज एक रियल नंबर x है, उसमें 0 ऐड कर दो तो वही रियल नंबर x मिल जाता है, और इस वजह से हम 0 को क्या बोलते हैं बेटे? एवरी रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी, है ना, क्योंकि 0 ऐड करने से रियल नंबर में 0 ऐड करने से वही रियल नंबर मिल जाता है। उसी तरह ये मेरा जो 3/4 का मैट्रिक्स है, इसके अंदर में क्या भी एलिमेंट आई डोंट केयर, इसके साथ बेटे अगर मैं उसी ऑर्डर का नॉल मैट्रिक्स ऐड करूं, बेटे उसी ऑर्डर का रहना होगा, क्योंकि बेटे दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम रहता है। तो ए का ऑर्डर यहाँ पर 3/4 है, तो मैं उसके साथ अगर 3/4 का नॉल मैट्रिक्स ऐड कर दूं तो मुझे आंसर में वही मैट्रिक्स ए मिल जाता है ना। तो इसीलिए नॉल मैट्रिक्स को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स मानो 1 2 है ना, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/1 है ना, 2 रो 1 कॉलम। अब इसमें बेटे वही 2/1 ऑर्डर का अगर नॉल मैट्रिक्स हम ऐड कर दें तो आंसर में क्या मिलेगा बेटे? दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, ऐड कर पाएंगे, तो ऐड करने से क्या एलिमेंट आ जाएगा बेटे? इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, 1 + 0 1 2 + 0 2। देखो क्या हुआ, इस मैट्रिक्स में मैंने जब उसी ऑर्डर का नॉल मैट्रिक्स ऐड किया तो वही मैट्रिक्स मिल गया। इसीलिए बेटे नॉल मैट्रिक्स को बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी मैट्रिक्स, है ना। अच्छा, उसके बाद हमारा डिस्कशन था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के ऊपर। तो एडिटिव इनवर्स का हम क्या डिस्कस किए थे कि बेटे सपोज एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है, उसके अंदर एलिमेंट मानो 1 2 3 4 है ना। अब मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स ए का यहाँ पर ऑर्डर 2/2 है, तो ए का एडिटिव इनवर्स को माइनस है बोलते हैं या फिर उसका नेगेटिव। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब उसका नेगेटिव, ठीक है ना। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होगा, माइनस ए का मैट्रिक्स होगा और उसका सेम ऑर्डर रहेगा, जो ए का ऑर्डर है इसका ऑर्डर भी वही रहेगा। बस ये जो -1 वाला जो मैट्रिक्स है इसके अंदर के एलिमेंट हमें कैसे मिलेंगे, है ना। ए के अंदर के जो एलिमेंट है उनमें खाली माइनस मल्टीप्लाई कर दो, सारे एलिमेंट है माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा -1, ये क्या होगा -2, ये क्या होगा -3, ये क्या हो जाएगा -4। तो एक मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हमें कैसे मिलता है ना, मैट्रिक्स के अंदर के सारे एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई कर दो, -1 मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आपको मिल जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। एंड क्यों ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है? क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके सामने क्या प्रकट होगा बेटे? नॉल मैट्रिक्स। क्या प्रकट हो जाएगा? नॉल मैट्रिक्स, है ना। एक मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से मिलता है क्या? नॉल मैट्रिक्स। रियल नंबर में आप याद करो, सपोज एक रियल नंबर x है, उसमें क्या ऐड करने से आपको 0 मिलता है? उस नंबर का नेगेटिव, है ना, जो भी नंबर है। 2 अगर है तो 2 में -2 ऐड करने से 0 मिलता है, -2 है तो उसमें 2 ऐड करने से 0 मिल जाता है ना। तो -x एंड x एक दूसरे की क्या बेटा? एडिटिव इनवर्स है। बिल्कुल उसी तरह का फंडा इधर भी है कि ये मैट्रिक्स ए है, उसमें अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स माइनस से ऐड करते हैं तो हमें मिलता है नॉल मैट्रिक्स। आप एक काम करोगे, आप ये दोनों को जरा दिमाग में ऐड कर लो, आपको मैट्रिक्स ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद इन दोनों को ऐड करो, 0 0 0 0 आ जाएंगे।
है ना, 1 - 1 ऐड होकर 0, 2 - 2 0, 3 यू गेट इट। अच्छा, कैंसलेशन लॉ क्या डिस्कस किए थे? फॉर एग्जाम्पल अगर एक सेम ऑर्डर के, सपोज 3 सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है ए बी सी, है ना भाई। अच्छा, डाउट है किसी यहाँ तक जो डिस्कस करें, कोई डाउट है? कल पढ़े थे सब, रिवाइज करवा रहा हूँ। डू हैव एनी डाउट्स? अच्छा ठीक है, देखो कैंसलेशन लॉ में क्या देखे थे बेटे कि मानो ए बी सी तीनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है और ए बी को ऐड कर रहे हैं एंड यहाँ पर बी सी को ऐड कर रहे हैं। सपोज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना। तो जैसे आप रियल नंबर में क्या करते हैं, रियल नंबर में आपको क्या पता, काट देते थे ना। तो इधर एक्चुअली ये जो बी कैंसल हम कर सकते हैं और लिख देते हैं खाली ए इज इक्वल टू सी, खाली ए इज इक्वल टू सी। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो बेटे बी कैंसल होकर ए इज इक्वल टू सी रहता है। इसको बोलते हैं कैंसलेशन लॉ, है ना। अच्छा, कैसे ही हुआ पता है? देखो कैसे हुआ, यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना। अच्छा बेटे, ये लेफ्ट वाला ये जो मैट्रिक्स है एंड ये जो राइट वाला मैट्रिक्स है ना, दे आर इक्वल टू ईच अदर। बेटे दोनों मैट्रिक्स में मैं एक काम करता हूँ, बी का एडिटिव इनवर्स ऐड कर लेता हूँ ना, बी का नेगेटिव वाला मैट्रिक्स ऐड कर लेता हूँ। बी का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? माइनस बी। अभी जो डिस्कस करके आए थे, एक मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आपको कैसे मिलेगा ना, उसके अंदर के तमाम सारे एलिमेंट में क्या मल्टीप्लाई कर दो, -1 मल्टीप्लाई कर दो तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मिल जाता है ना। तो मैं दोनों साइड में बी का नेगेटिव ऐड कर रहा हूं बेटे, इसमें भी ऐड कर रहा हूं। अच्छा बेटे देखो, कोई मैट्रिक्स के साथ अगर उसका नेगेटिव को ऐड कर दिया जाए तो क्या प्रकट हो जाता है आपके सामने? नॉल मैट्रिक्स प्रकट हो जाता है ना। तो ये हो जाता है क्या बेटे, ए प्लस नॉल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, और बेटे देखो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव भी है ना। मतलब आप सपोज ए बी सी 3 मैट्रिक्स ऐड कर रहे हो, सपोज तीनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ए बी सी है, आप इनको ऐड कर रहे हो, ए प्लस बी प्लस सी करो, ए प्लस सी प्लस बी करो, बी प्लस ए प्लस सी करो, बी प्लस सी प्लस ए करो, एक ही बात है। तो ये जो बी प्लस सी प्लस माइनस बी लिखा है, मैं बी प्लस माइनस बी प्लस सी भी कर सकता हूँ, है ना, जगह चेंज कर सकता हूँ। बी माइनस बी ऐड होकर क्या हो जाता है, नॉल हो जाता है। तो ये हो जाता है नॉल मैट्रिक्स प्लस सी। अभी कोई भी मैट्रिक्स में नॉल मैट्रिक्स ऐड करो, क्या रहता है, वही मैट्रिक्स आ जाता है। एनी मैट्रिक्स प्लस नॉल मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाता है। और इधर भी क्या होगा, नॉल मैट्रिक्स प्लस सी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा ना। फंडा क्लियर? ठीक है, तो ऐसे होता है ये कैंसलेशन लॉ। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में क्या दिक्कत है बेटे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है और एक मैट्रिक्स है 4 5 2 1। अब ये मैट्रिक्स से मैं एक मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, माइनस करने वाला हूँ। पहले तो देखो एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का ऑर्डर बराबर रहेगा, है ना बेटे। इसका ऑर्डर एंड इसका ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा ना तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इधर कर सकते हैं, काहे कि दोनों का ऑर्डर बराबर है ना। और सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल एडिशन की तरह होता है। क्या करेंगे बेटे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। 1 से 4 को माइनस करोगे तो क्या आ जाता है बेटे, -3। 2 से 5 माइनस करो तो -3। 3 से 2 माइनस करो तो 1। 4 से 1 माइनस करो तो 3, है ना। अगर मैं आपको दे दूं कि बेटे 1 2 ये मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट। क्यों बेटे, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना, इसका ऑर्डर एंड इसका ऑर्डर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है ना। लिखेंगे कि दिस इज नॉट डिफाइंड। उसी तरह मैं अगर ये दोनों को ऐड करने के लिए बोलूं, नहीं कर सकते, दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या देखे थे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और मैं मानो इस मैट्रिक्स ए के साथ, स्केलर क्या होता है बेटे, कांस्टेंट होता है, कल डिस्कशन किए थे, है ना। तो सपोज ये मैट्रिक्स के साथ मैं कांस्टेंट मानो 3/4 मल्टीप्लाई करता हूँ। 3/4 इज स्केलर। तो स्केलर 3/4 को जब मैं मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वो क्या होगा, ये स्केलर जाके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स के अंदर के सभी एलिमेंट में वो स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो, आपको न्यू मैट्रिक्स मिलेगा।
और मैट्रिक्स ये मल्टीप्लाई स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी वही रहेगा, है ना। तो बेटे 3/4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3/4, 3/4 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 3/2, 3/4 इंटू 3 क्या आ जाएगा बेटे 9/4, 3/4 इंटू 4 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बेटे। वही जो ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर वही रहेगा। और उसके एलिमेंट कैसे मिलेंगे, वो स्केलर को लेके मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देने से मिल जाता है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है सबको। अच्छा अच्छा बेटे, जो अभी अभी जस्ट पढ़ के आए थे ना बेटे, माइनस ए क्या होता है, एक एडिटिव इनवर्स है ना, नेगेटिव ऑफ ए। माइनस ए कैसे मिलता है, माइनस ए का क्या मतलब है, -1 इंटू ए है ना, मतलब मैट्रिक्स ए के साथ स्केलर -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करने का, बस आपको मैट्रिक्स ए का एवरी एलिमेंट में लेके -1 को मल्टीप्लाई कर देने का है ना। ये हो जाता है -1, यह आ जाएगा -2, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा -4। तो जो एक मैट्रिक्स का जब हम नेगेटिव लिखते हैं ना बट ए का नेगेटिव माइनस ए है, तो नेगेटिव निकालते कैसे हैं, एक्चुअली में मैट्रिक्स ए के साथ स्केलर -1 मल्टीप्लाई करने से उसका नेगेटिव मिल जाता है, ठीक है नहीं। अच्छा, और प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या किए थे, ये सारे प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे कि सपोज के या k1 एंड k2 मानो दो स्केलर है, दोनों के यहाँ पर पहले ऐड कर रहे हैं, ऐड करने के बाद जो न्यू स्केलर मिलेगा उसको हम एक के साथ ऐड कर रहे हैं, दैट इज द सेम एज पहले k1 को एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर k1 k2 दो स्केलर है, फिर k2 को एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को फिर ऐड कर दो, एक ही बात है। मानो ए बी दो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो आप ए बी को पहले ऐड करके उसके जो मैट्रिक्स होगा उसके साथ के स्केलर मल्टीप्लाई करो, या फिर के पहले ए में के मल्टीप्लाई कर दो, बी में के मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो। बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है भाई, बहुत इजी है, इसको याद रखना है ना। अच्छा, इधर यहाँ पर बेटे देखो ब्रैकेट के अंदर k2 लिखा है, मतलब मैट्रिक्स ए में स्केलर k2 पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स प्रकट हो रहा है उसके साथ बेटे ये स्केलर k1 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो जो है आप पहले ही दोनों स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है ना। मतलब एक मैट्रिक्स ए है उसमें 2 पहले मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें स्केलर 3 मल्टीप्लाई करो, जो है डायरेक्ट ही आप मैट्रिक्स ए में 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। ये क्या है बेटे, मैट्रिक्स में अगर 0 मल्टीप्लाई करे 0 स्केलर तो क्या मिलता है, नॉल मैट्रिक्स। और यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताया था, याद होगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। कितनों को याद है, कौन सा बात बेटे याद है, खाली हिंट दे सकते हो मेरे को, भाई मेरे को हिंट दे सकते हो थोड़ा बस। अब ऐसे शायद कोई नहीं थे कल के क्लास में, राइट। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है आप में से कोई कल के क्लास में नहीं थे, क्योंकि कल तो नाम तो अलग अलग थे। अच्छा ठीक है, कोई थे कल के क्लास में, आई डोंट थिंक सो। अच्छा ठीक है, तो बेटे क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताया था बेटे, कि मैट्रिक्स चैप्टर में हर जगह पर 0 एंड ओ के बीच में अंतर करना सीखो, है ना बेटे। नंबर 0 एंड कैपिटल लेटर ओ, दोनों के बीच में अंतर करना सीखो ना बेटे। ये 0 एक रियल नंबर है और ये ओ क्या है बेटा, मैट्रिक्स है, नॉल मैट्रिक्स, या फिर उसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। एंड क्यों इसको जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर के सभी एलिमेंट 0 होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अंतर क्या है बेटे, ये नंबर है, अरेंजमेंट है, ये मैट्रिक्स है ना। तो बेटे देखो आपका हैबिट क्या है, रियल नंबर में क्या होता था, कोई भी 0 के साथ कोई भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाता, 0 आ जाता था, है ना। हैबिट होगा। तो सपोज मैं आपको बोलूंगा कि एक मैट्रिक्स ए है, उसके साथ मैंने एक स्केलर 0 मल्टीप्लाई किया, तो आपका हैबिट होगा बोल दोगे 0। नहीं बेटा, मैट्रिक्स के साथ जब एक स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ही मिलेगा। मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स ही मिलेगा, और यहाँ पर एक जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, नॉल मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये ओ है, ये ओ एंड ये 0 है। एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 2 3 4 बोलता हूँ,
ये मैट्रिक्स के साथ आप अगर स्केलर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई, 0 को लेके एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देने का, तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0 इंटू 0, हो गया नॉल मैट्रिक्स। और ये तो सिंपल सा फंडा है, मैट्रिक्स ए में अगर स्केलर 1 मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना तक बात खत्म हुआ था। ओके, अब बेटे इसके बाद क्वेश्चन आंसर का फेज शुरू हुआ था। ये बी था, सी था, और बोला हम निकाले थे 3b प्लस 4c। 3 प्लस 4c कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स बी में 3 स्केलर मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स सी में 4 स्केलर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो। अच्छा एक सवाल लेते हैं, इसको थोड़ा ऑल्टर करके और एक सवाल क्रिएट करते हैं, ठीक है। मानो एक मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं 2 3 4 1, और एक मैट्रिक्स बी ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6, और पूछा गया है कि 4a प्लस 4a माइनस 3b निकालो, क्या है, बता सकते हो क्या होगा आंसर, क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा, है ना। चेक करो बेटे, जब एक मैट्रिक्स में हम एक स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर रहेगा, 4a का ऑर्डर ए का ऑर्डर सेम रहेगा। ए में कोई भी स्केलर बेटे यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई किए हैं तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, 4a का ऑर्डर भी वही 2/2 ही रहेगा। बी मैट्रिक्स में स्केलर 3 मल्टीप्लाई करो, उसका ऑर्डर भी वही का रहेगा। बी का ऑर्डर क्या है भाई, 2/3 देख सकते हो बेटे, 2 रो 3 कॉलम, तो 3b का ऑर्डर भी वही रहेगा, 2/3 रहेगा। अब ये मैट्रिक्स से ये मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन तो तभी संभव है ना जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये क्या दोनों का ऑर्डर सेम, क्या यहाँ पर 4a एंड 3b दोनों का ऑर्डर बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो फंडा यहाँ पर क्या पता चला है ना, मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई करने से उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है ना, ऑर्डर सेम रहेगा। अच्छा अच्छा, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे आज आरडी शर्मा से, ठीक है ना, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। बेटा देखो सवाल है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ये आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, इजी सवाल है, फालतू का सवाल बोल सकते हो आप, एक्सट्रीमली इजी। चलो ठीक है, फिर आरडी शर्मा दिया क्यों भाई, अभी किताब पढ़े हो आरडी शर्मा किताब, पढ़े हो आरडी शर्मा किताब सब, फर्स्ट पेज पढ़े हो, प्रेफिस पेज को पढ़े हो, क्या लिखा है उसमें, बेटा पूरा किताब को बिगिनिंग से एंड तक पढ़ना है, पूरा मतलब ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी पंक्चुएशन मार्क, सारी चीजें देखना है, कोई चीज भी स्किप नहीं करना है। हालांकि सवाल कितने भी इजी हो उसको स्किप नहीं करने का, क्यों, क्योंकि वो इजी सवाल को करने से आपका फंडा क्लियर होता है, और फंडा क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। बेटा देखो, डिफिकल्ट पार्ट भूल जाओ एग्जाम में, मतलब एग्जाम आते आते डिफिकल्ट पार्ट तो सब भूल जाते हैं, फिर आप रिकॉल करते हो रिवाइज करके, लेकिन फंडा भूल गए तो प्रॉब्लम है, तो फंडा याद रहना चाहिए। बी दे रखा है -1 0 2 3 4 1, और बोला है कि फाइंड 2b प्लस 3a, 2b प्लस 3a निकालना है, बेटा बताओ क्या आंसर होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। ये देखो टाइम वेस्ट नहीं करने का, क्या आप क्या कर रहे होगे, ये 2 को लेके b में मल्टीप्लाई कर रहे होगे, पहले 2b निकाल रहे होगे, है ना, मतलब 2b क्या होगा, b के सारे एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई कर दोगे 2b आ जाएगा, फिर 3a निकाल रहे होगे, 3 को लेके a के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दोगे 3 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड करने की जाओगे तो देखोगे दोनों का ऑर्डर, ऐसा नहीं करने का। हमें पता है कि बेटे मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर भी वही रहता है, तो बी का ऑर्डर बेटे यहाँ पर 2/3 है,
तो 2b का ऑर्डर भी वही 2/3 रहेगा। ए का ऑर्डर 2/2 है तो 3a का ऑर्डर भी 2/2 रहेगा। और दो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड करना असंभव है ना, दिस इज इम्पॉसिबल। द आंसर इज व्हाट, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड, जैसे ही बोला। आगे चलते हैं भाई हैं। अच्छा, और एक सवाल उठाते हैं वही आरडी शर्मा से। अच्छा सवाल है, लेट मी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। हाँ, तो बड़े सवाल है कि मैट्रिक्स ए दे रखा है आपको, सपोज ए दिया है 1-3 2 2 0 2, बी दे रखा है 2-1 1 0 -1, और बोला है कि फाइंड सी such that a plus b plus c is null मैट्रिक्स, null मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है ना। कल शायद इस सवाल ऐसे सवाल किए थे, राइट? किए थे ना कि मैट्रिक्स सी निकालो। सी एक ऐसा मैट्रिक्स है कि ए बी सी मिलके क्या हो रहा है बेटे, नॉल मैट्रिक्स हो रहा है। तो सी क्या है? देखो बेटे, बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नॉल। ओ जीरो नहीं, ओ है, तो बेटे सी क्या आ जाएगा, -a -b, या फिर आप कर सकते हो -a + b, जैसे भी करो। अब जरा खुद को जरा अपना दिल को पूछो भाई, ए प्लस बी के मैट्रिक्स से, सी ए के मैट्रिक्स से, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके आपको मिल रहा है नॉल मैट्रिक्स। तो बात तो पूरा पक्का है ना भाई, ए प्लस बी एंड सी ए जो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होंगे। सिर्फ एक मैट्रिक्स में उसका एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से ही तो नॉल मिलता है ना। तो सी का एडिटिव इनवर्स यहाँ पर ए प्लस बी है एंड ए प्लस बी का एडिटिव इनवर्स यहाँ पर सी है, तो सी क्या हो जाएगा, -a + b। तो जैसे आप समझना चाहते हो समझ सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो, -a। अच्छा, -a तो निकाल सकते हो ना बेटे, ए का सभी एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई करके माइनस। अच्छा देखो, कोई कोई बुक में बताता हूँ कैसे किया जाता है। देखो, आई डोंट नो क्यों ऐसा करते हैं। देखो वो क्या करते हैं, माइनस है माइनस भी लिखा है, वो इसको लिखते हैं -a + -b। सही बात है, माइनस प्लस माइनस माइनस। वो क्या करते हैं बेटे, माइनस है निकालते हैं, -b भी निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। अरे क्यों इतना झंझट में आने का है ना, -a निकालो और उसमें से b को माइनस करो। एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन आपको तो आता ही है ना भाई। अच्छा, और एक क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन बेटे आरडी शर्मा का बेटे जो है आपका एडिशन को लेकर जितने सवाल है उसी से मैं पिक किया हूँ। तो बेटे सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स वाई का वैल्यू पता करो, और दिया है कि x × 2 1 + y × 3 5 प्लस -8 -11 इज इक्वल टू नॉल। तो आई एम गिविंग यू जस्ट 30 सेकेंड्स, 30 से बहुत ज्यादा है, कर लो। हो गया, हो गया। हाँ तो देखो यहाँ पर हुआ क्या रहा है बेटे, यहाँ पर हो क्या रहा है, स्केलर x को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पर y को इसके साथ, तो ये तो ऐसा ही है। तो x को, स्केलर x को इसके कैसे मल्टीप्लाई करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है ना, एवरी एलिमेंट जाके मल्टीप्लाई कर दो।
तो क्या हो जाएगा इसके एलिमेंट 2x और ये क्या हो जाएगा x प्लस ये क्या हो जाएगा 3y और ये जाएगा 5y और ये क्या होगा -8 -11 है ना इज इक्वल टू नॉल 0/0 है ना। ऑब्वियसली ये दोनों का ऑर्डर ये तीनों का ऑर्डर सेम है तभी तो ऐड कर पा रहे हैं और ये तीनों को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो नॉल हो जो भी हो उसका ऑर्डर भी तो वही रहेगा। तो यहाँ पर तीनों का ऑर्डर बेटे यहाँ पर क्या है बेटे 2/1 2/1 2/1 तो नॉल भी 2/1 का मिलेगा। हाँ तो बेटे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो क्या होगा ये 2x प्लस 3y -8 और इधर क्या होगा x प्लस 5y -11 this matrix is equal to this matrix। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों का कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो जरूर इक्वल होना चाहिए भाई। तो इसका मतलब इसके अंदर ये जो एलिमेंट है 2x प्लस 3y -8 वो 0 के साथ बराबर है x प्लस 5y -11 वो 0 के साथ बराबर है। तो दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगे दोनों को सॉल्व करो एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा ठीक है नहीं आंसर खत्म। हेलो समझ में आया कि हाँ कि ना थोड़ा बोल दो हाँ कि ना बोल दो यस ठीक है। डाउट है कुछ पूछो डू यू हैव एनी डाउट्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है कोई डाउट नहीं होना चाहिए राइट। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा सवाल दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा सच दैट लैम्बडा इंटू 1 0 2 3 4 3 प्लस 2 इंटू 1 2 3 -1 -3 2 is equal to 4 4 10 4 2 14 लैम्बडा वैल्यू निकालो। खुद से कर लोगे 2 श्योर तो सब तरह के तो नहीं निकाली ना मतलब लैम्बडा का वैल्यू 2 होने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। देखो लैम्बडा का वैल्यू 2 होने से क्या होता है लोग लैम्बडा का जगह 2 पुट करो तो ये स्केलर में जब 2 को ये मैट्रिक्स में जब 2 स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो सभी एलिमेंट में जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई कितना होगा 6 और इधर बेटे 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 दोनों को जब ऐड करोगे दोनों मैट्रिक्स को कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करोगे इसके इधर एलिमेंट प्रकट हुआ होगा क्या बेटे 6 और इसमें इधर प्रकट हुआ है 4 6 + 4 क्या होना चाहिए 10 इधर क्या लिखा है 14 लिखा है तो 2 है क्या लैम्बडा का वैल्यू। तो आंसर क्या होगा बेटे लैम्बडा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड है ना। चेक कर लो जब इसको मल्टीप्लाई करिए क्या आ रहा है लैम्बडा इंटू 0 0 लैम्बडा 2 लैम्बडा और ये क्या हो रहा है 3 लैम्बडा और ये क्या हो रहा है 4 लैम्बडा और ये क्या हो रहा है 3 लैम्बडा ऐड कर रहे हो इसके साथ 2 4 6 -2 -6 4 इक्वल टू 4 4 10 4 2 14। अब दोनों को जब ऐड कर रहे हो तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं ना लैम्बडा प्लस 2 तो 2 प्लस लैम्बडा ये होगा 0 + 4 मतलब 4 2 लैम्बडा प्लस 6 ये एलिमेंट क्या आ जाएगा 3 लैम्बडा -2 ये एलिमेंट क्या आ जाएगा 4 लैम्बडा -6 3 लैम्बडा प्लस 4
इज इक्वल टू 4 4 10 4 2 14। तो दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए ना, एक दूसरे के कार्बन कॉपी होने चाहिए। तो 2 प्लस लैम्बडा का वैल्यू क्या है, 4 है। तो लैम्बडा क्या है, यहाँ से क्या लैम्बडा का वैल्यू पता चलता है कि लैम्बडा का वैल्यू 2 होने से 2 प्लस लैम्बडा 4 के साथ बराबर हो जाएगा। अच्छा, इधर 2 लैम्बडा प्लस 6 का वैल्यू अगर 10 के साथ बराबर करते हैं तो लैम्बडा का वैल्यू क्या आ जाता है, वही 2 आ जाता है ना बेटे। तो 2 लैम्बडा प्लस 6 अगर 10 होता है तो 2 लैम्बडा क्या हो जाएगा 4, लैम्बडा क्या आ जाएगा 2। यहाँ पर 3 लैम्बडा माइनस 2 को 4 के साथ अगर इक्वेट करते हैं तो लैम्बडा आ जाता है 2। 4 लैम्बडा माइनस 6 को अगर बेटे 2 के साथ इक्वेट करो लैम्बडा आ जाता है 2। लेकिन 3 लैम्बडा प्लस 4 को जब आप 14 के साथ इक्वेट करो लैम्बडा का वैल्यू कुछ और आ जा रहा है ना। 3 लैम्बडा प्लस 4 14 के साथ कब बराबर होगा, सॉल्व करो उसको। 3 लैम्बडा प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो 3 लैम्बडा क्या आ जाएगा 10, तो लैम्बडा क्या आ जाएगा 10/3। मतलब लैम्बडा का वैल्यू 10/3 होने से जाके ये दोनों बराबर होंगे, 2 होने से नहीं। समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके। तो लैम्बडा का वैल्यू 2 होने, लैम्बडा का वैल्यू 10/3 होने से ये दोनों बराबर होंगे। तो 2 होने से ठीक है ये एलिमेंट सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। तो दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दोनों का ऑल कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो द आंसर क्या होगा बेटे, द क्वेश्चन इज मीनिंगलेस, या फिर आप बोल सकते हो कि वैल्यू ऑफ नो रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा कैन बी डिटरमिन्ड, है ना। अच्छा अच्छा, इक्का दुक्का वार्ड प्रॉब्लम उठाते हैं ना, एक वार्ड प्रॉब्लम करते हैं मैट्रिक्स को लेकर बेटा, वार्ड प्रॉब्लम भी एग्जाम में आता है। हालांकि आपका इस बार जो सिलेबस हुआ है टर्म 1 का, टर्म 1 में आपका आ जाएगा खाली एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज आएंगे बेटे आपका मतलब केस स्टडीज वाले आएंगे, असर्शन रीजन वाले आएंगे, तो ऐसे एमसीक्यूज आपके आएंगे। लेकिन टर्म 2 में आपका पूरा सब्जेक्टिव होगा, जैसे आपका नॉर्मल बोर्ड एग्जाम होता था। टर्म 2 में पूरा मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब आएंगे, बस टर्म 1 में आपका सारे का सारे एमसीक्यूज रह जाएंगे। तो टर्म 1 के लिए लॉन्ग कोर्स ही नहीं आएगा बस, लेकिन जो भी एमसीक्यू वाले सवाल है उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ कुछ सवाल को तो करना भी पड़ेगा रॉफ में, ताकि आपको आंसर मिले। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको दिमाग में आ जाए लिख दोगे, नहीं ऐसा नहीं। तो वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा देखते हैं मैट्रिक्स का। अच्छा बेटे, सपोज लिखा है कि लेट अनिल एंड राजू मेड 30,000 एंड 20,000 रुपीज। बेटा रुपीज पहले लिखा जाता है ना, हाँ, रुपीज 30,000 एंड रुपीज 20,000 इन जनवरी। तो अनिल एंड राजू इन जनवरी रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर क्या लिखा है बेटा, अनिल जनवरी के महीने में 30,000 कमाया एंड राजू जनवरी के महीने में 20,000 कमाया। और ये बोला है कि इन द नेक्स्ट मंथ both Anil and Raju make twice as much। नेक्स्ट मंथ मतलब होता है फरवरी के महीना, है ना। तो बड़े फरवरी के महीने में अनिल एंड राजू ने दुगना कमाए, मतलब अनिल ने जनवरी में कितना कमाया था 30,000, तो फरवरी में कितना कमाएगा 60,000। राजू ने जनवरी में कमाया था 20,000, तो फरवरी में कितना कमाएगा 40,000, है ना। अच्छा, ट्वाइस एज मच। अब सवाल है फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ अनिल एंड राजू इन द 2 months using matrix method। अच्छा, सवाल बहुत ऑर्डिनरी सवाल है, जैसे स्कूल में हम जैसे अलजेब्रा करते थे, तो ये तो क्लास 2 3 का बच्चा भी अब में आई थिंक सो कर देगा, है ना।
जिनको थोड़ा सा एडिशन पढ़ाया गया होगा, तो फिर ये मैट्रिक्स अपने 12th में क्या कर रहा है ना भाई, 12th में सिर्फ हम ये महसूस करना चाहते हैं कि ये सवाल को अगर हम इसका आंसर को अगर हम मैट्रिक्स मेथड में अगर निकालें तो कैसे निकालते हैं, या फिर मैट्रिक्स फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट करें तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, हाँ तो पहले बेटे ये नंबर से याद रख लो 30,000 20,000। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और अनिल एंड राजू, तो बेटे देखो जनवरी में दो मैट्रिक्स बना रहा हूँ, एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ जनवरी मंथ के लिए एंड और एक मैट्रिक्स बनाऊंगा फरवरी के मंथ के लिए। ठीक है, अनिल एंड राजू दो बंदे हैं, तो जनवरी बेटे मैं कॉलम मैट्रिक्स बना रहा हूँ जनवरी के लिए, फरवरी के लिए भी दोनों का कॉलम मैट्रिक्स बना रहा हूँ। आप जनवरी वाला जो मैट्रिक्स आप रो मैट्रिक्स बना सकते हो, मैं कॉलम मैट्रिक्स बना रहा हूँ। तो एक कॉलम मैट्रिक्स बना रहा हूँ 2x1 ऑर्डर का। 2x1 ऑर्डर का मतलब बेटे इसमें दो एलिमेंट रहेंगे, इधर एक इधर एक। ये ऊपर वाला एलिमेंट बेटे में जनवरी महीने में अनिल ने जितना कमाया था वो लिख रहा हूँ। जनवरी महीने में अनिल ने कितना कमाया था 30,000, राइट, तो मैं दे रखता हूँ 30,000। एंड ये वाला एलिमेंट को मैं लिख रहा हूँ जनवरी महीने में राजू ने कितना कमाया था। राजू ने कितना कमाया था बेटे 20,000, है ना। तो ये हो गया बेटा अनिल के लिए पहला रो एंड जो दूसरा रो राजू के लिए। अब फरवरी के लिए जो मैट्रिक्स में बनाऊंगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, मानो मैट्रिक्स का नाम है ए देता हूँ, ठीक है ना, ए देता हूँ। अच्छा बता सकते हो ये मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई, कौन सा स्केलर मल्टीप्लाई कर देने से फरवरी वाला महीने में अनिल एंड राजू का इनकम पता चल जाएगा। एक स्केलर मल्टीप्लाई कर देने से, क्या है वो स्केलर, कितना वो कमाए थे 2 गुना ना, वेरी गुड वेरी गुड। तो स्केलर 2 मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा, है ना। तो ये जो मैट्रिक्स ए है उसमें अगर मैं स्केलर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 2 को लेके मैट्रिक्स का अंदर का सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 इंटू 30,000 मतलब 60,000 हो जाएगा, एंड ये 2 इंटू 20,000 मतलब 40,000 हो जाएगा। और पहला रो वही अनिल के लिए, दूसरा रो राजू के लिए, है ना। तो मैट्रिक्स ए में मैं 2 मल्टीप्लाई कर देने से जो न्यू मैट्रिक्स मिला वो फरवरी महीने में अनिल एंड राजू का इनकम दिखाता है। अब बात ये है कि जनवरी एंड फरवरी दोनों महीने को मिलाकर अनिल का टोटल इनकम कितना हुआ है, राजू का टोटल इनकम कितना हुआ है। तो क्या करें बेटे, यहाँ पर क्या किए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किए, है ना। अब जनवरी एंड फरवरी दोनों महीनों को मिलाकर दोनों का इनकम कितना हुआ, तो क्या करेंगे दोनों मैट्रिक्स के साथ, क्या कर लेंगे दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, वेरी गुड। तो बेटे यहाँ पर मैट्रिक्स ए को मैं 2a के साथ ऐड कर रहा हूँ, हाँ क्या आ जाएगा 3a, है ना। अच्छा 3a क्या होगा बेटे, ए मैट्रिक्स में 3 मल्टीप्लाई कर लिख दो, स्केलर 3 मल्टीप्लाई कर दो, 30,000 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 30,000 इंटू 3 90,000, 20,000 इंटू 3 क्या आ जाएगा 60,000, है ना। या फिर आप ये दोनों को ऐड भी कर सकते हो, ऐसे भी ऐड कर सकते हो, 30,000 प्लस 60,000 90,000, 20,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 6,000, एक ही बात है, जैसे भी आप करो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा तो ये गया बेटे एक वर्ड प्रॉब्लम। तो ऐसे आपके एनसीईआरटी में भी इक्का दुक्का वर्ड प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो, है ना। अच्छा ओके, अच्छा तो बेटे ये था मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि मतलब बहुत इजी है। लेकिन इसके बाद जो अलजेब्रा पोर्शन आता है बेटे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी है, मतलब उसको समझने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये चीज़ का ध्यान रखा करो बेटे, मैट्रिक्स रियल नंबर नहीं है कि आप रियल नंबर्स के दुनिया के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं उनको इधर अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स एडिशन रियल नंबर के एडिशन के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी, बट मल्टीप्लिकेशन थोड़ा अलग किस्म का होता है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में मैं बस आपको खाली इंट्रो देता हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का इंट्रो देता हूँ, एंड कल से हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है क्या होता है। तो बेटा आज मैं आपको बस इंट्रो देना चाहता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन।
जैसे ही बेटे अभी जस्ट डिस्कस करके आए कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर का बराबर होना जरूरी, तो अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स को ऐड कर नहीं सकते। उसी तरह बेटे हम ऐसे वैसे कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक मैट्रिक्स के साथ एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन होना जरूरी है, और वो कंडीशन क्या है समझ लेते हैं। कि मानो मैं बेटे ए मैट्रिक्स लिखा हूं, उसका ऑर्डर है m/n। एक मैट्रिक्स बी लिखा हूं, उसका ऑर्डर है बेटे n/p। यहां पर देखो बेटे मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m/n, मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज कितना है m है, नंबर ऑफ कॉलम्स है n, है ना। मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज है n, नंबर ऑफ कॉलम्स है p। सपोज m इज नॉट इक्वल टू p, सपोज m इज नॉट इक्वल टू p, है ना। ये जो m एंड p दोनों अलग अलग नंबर है, ठीक है। अच्छा, तो बेटे दोनों मैट्रिक्स में आप एक चीज देखो कि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल है। मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम्स, मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रोज इक्वल है। तो ये सिचुएशन है, इसी वजह से बेटे हम यहाँ पर a इंटू बी कर सकते हैं। a इंटू बी इज डिफाइंड। क्यों a इंटू बी डिफाइंड यहाँ पर है? बिकॉज a का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड b का नंबर ऑफ रोज बराबर, इसीलिए इनका प्रोडक्ट डिफाइंड है। अब आता है क्या b इंटू ए भी डिफाइंड होगा? चलो चेक करते हैं। b इंटू ए, बेटा b का ऑर्डर क्या है? n/p एंड a का ऑर्डर क्या है? m/n। यहां पर बेटे b का नंबर ऑफ कॉलम्स p है एंड a का नंबर ऑफ रोज m है। ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं होगा, बिकॉज p इज नॉट इक्वल टू m, इज नॉट डिफाइंड। तो बात आता है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। देखो बेटे a इंटू बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B। और ये A को हम बोलते हैं बेटे प्री फैक्टर। क्या बोलते हैं A को? प्री फैक्टर। मैं इंट्रो दे रहा हूं। A को बोलते हैं प्री फैक्टर एंड B को बोलते हैं बेटे पोस्ट फैक्टर। प्री फैक्टर उसको इसीलिए बुलाया था बेटे आगे है, बी को पोस्ट फैक्टर बुलाया था बेटे पीछे है। तो ध्यान रखो बेटे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज अगर बराबर हुए तो, ठीक है। तो a into b is defined only when number of columns of a is equal to number of rows of b। कल खाली मैं इंट्रो दे रहा हूं बेटे। तो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A है, उसका ऑर्डर है 3/4, एक मैट्रिक्स B है एंड उसका ऑर्डर है 4/7। नाउ मैं ए बी निकालना चाहता हूं। ए बी कैसे करेंगे तो बात दूसरा बात है, लेकिन a इंटू बी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं पहले समझ। ए इंटू बी में प्री फैक्टर कौन है बेटे? ए। पोस्ट फैक्टर कौन है बेटे? बी। तो प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। मतलब प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर होने चाहिए, है कि नहीं? यहां पर बराबर बराबर है, इसीलिए बी इज डिफाइंड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या बी ए डिफाइंड होगा? बी का ऑर्डर क्या है बेटे? 4/7। ए का ऑर्डर क्या है? 3/4। क्या बी ए डिफाइंड होगा? क्या बी का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड ए का नंबर ऑफ रोज बराबर आ रहे हैं क्या? यहाँ पर प्री फैक्टर कौन है भाई? प्री फैक्टर कौन है? बी। पोस्ट फैक्टर कौन है? ए। प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स, पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ये 7 ये 3 है, therefore it is not defined। ठीक है। अच्छा, और एक बस लास्ट ही बता दो। मानो मैं ए का ऑर्डर ले रहा हूँ 3/4, बी का ऑर्डर ले रहा हूँ 4/3। बता दो ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा, वेरी गुड। यस। क्योंकि प्री फैक्टर का नंबर ऑफ कॉलम्स, पोस्ट फैक्टर का नंबर ऑफ रोज बराबर।
अच्छा, बी ए डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? होगा। वेरी गुड। Yes. क्योंकि प्री फैक्टर बी का नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट फैक्टर ए का नंबर ऑफ रोज बराबर है ना, बी 4/3 ए 3/4 बराबर, यस दिस इज ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही है। हम आज बेटा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड के बारे में खाली बात किए। नेक्स्ट क्लास में पूरा मतलब डिटेल में पढ़ के हम अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। होपफुली आपको सब सारी चीजें समझ में आया है ना, होपफुली। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं फिर गाइस। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.